हेलो एवरीवन, दिस इज निशा अनिल कुमार। दोबारा आपका स्वागत करती है आनिश सीरीज बेसिक टू एडवांस में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी भले चंगे हैं और आप सबका स्वागत दोबारा से है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपको एक सच्चा दोस्त मिल गया है। वहीं हमने पढ़ाई अपनी शुरू कर दी है पॉलिटी की। उसके साथ मैं आपको एंड में एक गुड न्यूज भी दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने स्टार्ट कर लिया था अपना प्रीएम्बल, हमारा हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। आज हम आर्टिकल्स पे आ गए हैं, है ना। इतना ही नहीं, जो जो यूपीएससी की जर्नी को तय कर रहा है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट भी रहती है चीजें। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में, है ना। मेरे साथ भी होता था जब मैं पढ़ती थी, चाहे मैं कुछ भी पढ़ रही थी, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून विद मी, आपको कोई इश्यू नहीं होगा और हमेशा हिम्मत बांध के रखिएगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ये बात आप भी जानते हो। इसलिए हिम्मत बना के रखिएगा, हिम्मत को मत तोड़िएगा। वहीं ये खाली यूपीएससी वालों के लिए नहीं कह रही हूं मैं, जो स्टेट पीसीएस भी कर रहे हैं, जिनका मेन टारगेट स्टेट पीसीएस है, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, है ना। उनके लिए भी यही मेरी एक सलाह है, एक सच्चे दोस्त की सलाह है कि हिम्मत को और धैर्य को बांध कर रखें, उसे इधर उधर ना जाने दें। ठीक है, अब हमने बात करी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग फॉर्मेशन से करी हमने स्टार्ट करा कि देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने उसका नहीं कराया अभी, है ना। वो भी हम कराएंगे, ऐसी बात नहीं है, वो भी मैं कराऊंगी। हमने स्टार्ट करा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी, हमारे फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन कौन से सोर्सेज एड ऑन हुए उसमें। ठीक है, प्रीएम्बल का हमने बात करा। तो आप एक चीज देखते होंगे ना कि हम कभी भी कोई घर बना रहे हैं, है ना, तो हम पहले उसका नक्शा तैयार कर रहे होते हैं कि हमने घर बनाना है, इसका ये नक्शा है जी, हाँ जी, यहाँ पे इतने कमरे होंगे, ये इतने गज का बनेगा, ये इतने बाय इतने का बनेगा। वो चीजें हम पहले से प्री डिसाइड करते हैं। उसी तरीके से जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, एक संविधान बनाना शुरू करा, है ना, संविधान बनाना शुरू करा, तो उन्होंने चीजों को भी इकट्ठा करना शुरू करा। संविधान के साथ उन्होंने देश बनाना भी शुरू करा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर थे, उन्होंने देश बनाना भी तभी शुरू कर दिया था। अब आप देखो कि हम आज जो बात करने वाले हैं आर्टिकल 1 से 4 तक की, इसमें देश ही बनाने की बात हो रही है ना। नए स्टेट्स को काउंट करना, हर एक स्टेट को यूनियन फॉर्म करना, एक संघ का निर्माण करना। ठीक है, कोई स्टेट बाहरी स्टेट है उसको अपने अंदर लेना या अपना उनको देना, जो भी प्रोसीजर हुआ, वो चीजें मतलब बहुत सोच समझ के और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, मैं कह सकती हूँ, डिजाइन करी थी ऑन दैट टाइम। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे देश को बनाने की, है ना, अपने देश को बनाने की, जिसमें हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 1 to 4, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल 1 से। वक्त ना गवाते हुए ज्यादा हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल 1। व्हाट इज आर्टिकल 1? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be union of state। ये है हमारा फर्स्ट आर्टिकल। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, shall be a union of state, राज्यों का संघ है, हम इसको कहते हैं। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत shall be union of state। ओके, अब ये बात हो गई इंडिया दैट इज भारत। अब ये दो नाम क्यों?
इनके ऊपर भी काफी लंबा डिस्कशन चला था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि कौन से नाम को पिक करा जाए, कौन से नाम को हम छोड़ दें। बट एक बहुत लंबा विद द लेंथ ऑफ कह सकते हो डिस्कशन, दे हैप्पीली कॉम्प्रोमाइज विद बोथ ऑफ द नेम। वो दोनों नामों के लिए एग्री हुए एक बहुत लंबे उसके बाद डिस्कशन के बाद, ठीक है, दोनों नामों के लिए वो एग्री हो गए थे। बिकॉज भारत इज अ एंशिएंट नेम, भारत जो है वो पुराना नाम है, ठीक है, और इससे एक चीज एक्सप्रेस होती है कि यूनिटी है ना। भारत से जो हमारे पुरानों के अकॉर्डिंग या जिससे भी हम कह सकते हैं, उससे क्या चीज एक्सप्रेस होती है, यूनिटी, है ना, यूनिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री। भारत से क्या एक्सप्रेस हो रहा है, हमारा यूनिटी और आइडेंटिटी, ठीक है। पहले तो हम इसी नाम से जानते थे ना। वही बात करते हैं इंडिया की। इट इज अ मॉडर्न नेम, ये एक मॉडर्न नेम है ना। होल वर्ल्ड कॉल इट इंडिया, सारी दुनिया इसको इंडिया के नाम से ही जानती है ना। इतना ही नहीं, नॉट ओनली दिस, इट इज मेंशन एज इंडिया इन यूएन, यानी यूनाइटेड नेशंस में भी इंडिया ही नाम हमारा दर्ज है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस में भी वही हम कह सकते हैं इन ऑल एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज में भी कौन सा नाम दर्ज है, हमारा इंडिया। That's why we adopt both of the name India, that is भारत, क्योंकि इंडिया के नाम से हमें पूरा वर्ल्ड जानता है ना, कोई भारत के नाम से नहीं जानता है, इंडिया के नाम से जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, हमारे आस पड़ोस वाले तो जानते ही हैं, जो हमारा घर का नाम होता है जैसे उस तरीके से, ठीक है। मेंशन एज इंडिया इन यूएन, यूनाइटेड नेशंस में भी हमारा नाम इंडिया के नाम से ही हुआ था दर्ज। वहीं जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, जितनी भी ट्रीटीज होते हैं, कुछ भी हम साइन करते हैं, वो किस नाम से करा जाता है, इंडिया के नाम से। किसके नाम से, इंडिया के नाम से, ओके, वो करा जाता है इंडिया के नाम से। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब हम बात करते हैं यूनियन की। व्हाट इज यूनियन? यूनियन एक संघ, कैसा संघ, कैसा संघ, जिसमें हम कह सकते हैं कोई एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के साथ, देयर इज नो एग्रीमेंट विद इन द स्टेट्स, है ना। यूनियन ऑफ स्टेट्स में हम क्या काउंट कर रहे हैं, नो इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट बोल सकते हो आप इसको, देयर इज नो इंडिपेंडेंट, देयर इज नो independent, there is no independent agreement with the states, स्टेट के साथ हमारा कोई इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, स्टेट कैन नॉट सेपरेट इट्स टेरिटरी। इंडिया अपनी किसी भी स्टेट जो है वो अपनी टेरिटरी को सेपरेट नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा, कोई इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ था, लाइक जैसे अमेरिका का है ना, अमेरिका की तरह
कोई इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि अमेरिका में आपको भी, आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ, 13 ब्रिटिश कॉलोनियां थी, है ना। देयर वाज 13 ब्रिटिश कॉलोनियां। उन्होंने एक न्यू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कह सकते हैं, न्यू फॉर्मेशन ऑफ कंट्री का जब उन्होंने डिमांड करा, उन्होंने अपने लिए इंडिपेंडेंस के लिए वॉर किया, इंडिपेंडेंस, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा, तो वो 13 कॉलोनी थी जो मिलके एक अमेरिका को फॉर्म कर रही थी, है ना। तो वो एग्रीमेंट हमारा कब साइन, इनका कब साइन हुआ था अमेरिका वालों का, 1786 में, ट्रीटी ऑफ पेरिस में, जिनमें इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा गया था। उस तरीके से इंडिया में ऐसा कोई भी इनके साथ एग्रीमेंट नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हो तो हम इंडिया फॉर्म हो रहा है, नहीं, इंडिया फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, उससे इंडिया फॉर्म नहीं हो रहा है, बल्कि इंडिया इनको फॉर्म कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स में और भी चीजें क्या आती हैं हमारी, हम कह सकते हैं इसमें वो स्टेट्स जो हमने एक्वायर करी हैं, है ना, वो स्टेट्स जो हमने एक्वायर करी हैं, जैसे फ्रांस के पास था, हमारे पास फ्रेंच स्टेट्स जो थी, है ना, फ्रेंच की भी स्टेट्स थी हमारे पास। कौन कौन सी स्टेट्स थी वो, आप अपने मन में गैस कर लीजिए अगर आपको पता है तो। उसमें हमने आपको पता है पौंडीचेरी था, है ना, पौंडीचेरी था, और उसमें था यनम था उसमें, ठीक है। वही हमने पोर्तुगीज से भी ली थी, जिसमें गोवा था, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, है ना। क्या लिया था, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, और पौंडीचेरी, यमन, और भी था इसमें एक, हाँ, नहीं करके था एक एरिया, वो भी हमने किसका एक्वायर करा था, फ्रांस का और पोर्तुगीज का। ये भी हमने अपनी टेरिटरी में काउंट करा, ओके। और ये कब, ये सब हमारी टेरिटरी में कब आए, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा, 10th, 12th एंड 14 के बाद ये हमारे यूनियन ऑफ स्टेट्स में काउंट हुए, ओके। कौन कौन सा, पौंडीचेरी, यमन, महे, पोर्तुगीज का गोवा, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, ये हमने काउंट करे थे, ठीक है, इसके अंदर। अब हम बात करते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स हमारा हो गया है। अब हम बात करते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स हमने इसको क्यों कहा, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स इसको क्यों कहा। डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट था, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इंडिया इज नॉट द आउटकम ऑफ इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। जो चीज मैंने आपको अभी बताई कि इंडिया ऐसे नहीं उभर के आया कि उसमें कोई एग्रीमेंट हुआ जिसके कारण वो एक नेशन बना या कंट्री बनी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटेन में हुआ था। वहीं इंडिया में ये भी, हाँ, इसमें ये भी अलाउ नहीं है कि कोई स्टेट जो है वो इंडिया से अपनी टेरिटरी को सिसीड कर सकती है, निकाल सकती है, नहीं निकाल सकती, बिकॉज इसमें इसका भी उन्होंने रीजन दिया। क्या रीजन दिया उन्होंने, कि इंडिया एज अ नेशन इज प्रायर टू द स्टेट, स्टेट से ऊपर किसी को दर्जा दिया गया है, वो यूनियन को दिया गया है, नेशन को दिया गया है, यूनियन को, आप नेशन नहीं यूनियन बोल सकते हो। और यूनियन फॉर्म द यूनियन फॉर्म्स द स्टेट, यूनियन ने ही स्टेट्स को फॉर्म करा है, ओके, यूनियन ने ही स्टेट को फॉर्म करा है। सो इट इज नॉट अ टेरिटोरियल गारंटी ऑफ द
स्टेट, स्टेट की कोई टेरिटोरियल गारंटी नहीं है, उसको कभी भी घटा बढ़ा सकते हैं, उसको हम अल्टर कर सकते हैं। क्या चीज है इसमें एक और, देयर वाज नो गारंटी, देयर वाज नो गारंटी ऑफ स्टेट्स टेरिटरी, स्टेट्स की टेरिटरी की कोई गारंटी नहीं है, आप उसको कैसे भी घटा बढ़ा सकते हो, है ना। ये चीज हो गया। दूसरा, यूनियन ऑफ स्टेट का हमें एक और जो उसका पर्पस था अडॉप्ट करने का, वो क्या था, आप कह सकते हो द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स फॉर डाइवर्सिटी, है ना। डाइवर्सिटी भी हमारी चेंज थी, कहीं अलग था, कुछ अलग था, हर एक तरीके का डिफरेंसेस थे हमारे बीच में, डाइवर्सिटी थी, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अलग अलग तरीके का था, उन सबको एक्वायर करना, उन सबको एक जगह लाना, ये सब किस चीज के लिए, किस में पॉसिबल हो उसका, एक फेडरल पॉलिटी हमने अपनाई। कौन सी पॉलिटी, फेडरल पॉलिटी अपनाई। बिकॉज जो इंडियन लीडर्स थे ना, दे ऑल्सो कम फ्रॉम द डिफरेंट, आप कह सकते हो डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया, डिफरेंट कल्चर, है ना, डिफरेंट रिलीजन, सब कुछ था उनका डिफरेंट। इस वजह से भी हमने क्या करा कि उसको हमने इकट्ठा करने के लिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स में उसको बनाने के लिए हमने क्या किया, फेडरल पॉलिसी को अपनाया। किसको, फेडरल पॉलिसी को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई मैसअप ना हुआ हो। फेडरल पॉलिसी को हमने अपनाया, ठीक है। किसको अपनाया हमने, फेडरल पॉलिसी को। अब फेडरल पॉलिसी को हमने क्यों अपनाया, इसका भी एक रीजन है। फर्स्ट, नेशन बिल्डिंग, है ना, नेशन बिल्डिंग के लिए है, अपने देश को बढ़ाने के लिए, अपने देश को बनाने के लिए हमने फेडरल पॉलिसी को अपनाया। वही हमने नेशन बिल्डिंग में हम क्या काउंट कर सकते हैं, नेशन बिल्डिंग में हम काउंट करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, नेशन बिल्डिंग में हम काउंट कर रहे हैं, आप इसमें कह सकते हो इंडिया had a evolving नेशन। इंडिया जो था इवॉल्विंग नेशन था। इवॉल्विंग मतलब जिसकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक चीजें दिन प्रतिदिन चेंज होती जा रही थी, है ना। तो इसलिए हमने फेडरल पॉलिसी को अपनाया, क्योंकि चीजें डे बाय डे चेंज हो रही थी, नया नया नेशन बन रहा था, हर एक चीज को एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा था। तो इस वजह से वही जो है इसका आप कह सकते हो नेशनलिज्म जो था, इंडियन नेशनलिज्म जो था वो बहुत सारे एरियाज में वीक था। इंडियन नेशनलिज्म वाज वीक एट मेनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज पे वीक था। आपको पता है उस टाइम पे भी काफी चीजें चल रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, पाकिस्तान भी अलग होने की डिमांड कर रहा था, है ना। तो वहां पे जो नेशनलिज्म था हमारी कंट्री का, वो वीक था काफी जगह पे। क्या था वो, वीक था। वही जो हमारे पॉलिटिकल कंसोलिडेशन था, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन था, वो भी प्रोसेस में आ रखा था। अब पॉलिटिकल कंसोलिडेशन क्या होता है, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन में हम काउंट करते हैं उस चीज को कि जो छोटी छोटी पावर्स है ना, उन सबको मिला के एक सुप्रीम पावर, सेंटर में पावर लाने की कोशिश करी जा रही थी, स्टेबल बनाने की कोशिश करी जा रही थी। वो भी प्रोसेस में था उस टाइम पे, क्योंकि हर एक, आपको भी पता है उस टाइम पे कितना डिफरेंट था। कहीं महाराज रूल कर रहे हैं, कहीं कोई था, कहीं छोटा सा कुछ और चीज थी, मोनार्कियल भी था, प्रिंसली स्टेट्स थी, आपको पता है ब्रिटिश के अंडर भी कुछ स्टेट्स थे। तो उन चीजों से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा था। उन चीजों को इकट्ठा करने के लिए, यानी पॉलिटिकल कंसोलिडेशन जो है वो हमारा प्रोसेस में चल रहा था, सबको आगे लाके सेंटर में पावर लाने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। ये चीज हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा पार्ट था यूनियन ऑफ स्टेट में जो
हमारा स्टार्टिंग में काउंट हुआ था उसकी हम बात करते हैं। तो आपको भी पता है कि नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये सब किसमें डिस्क्राइब हैं हमारे, डिस्क्राइब इन शेड्यूल 1 है ना, डिस्क्राइब इन फर्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल्स में आएंगे, ठीक है। वही इसको 4 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड करा। अब 4 कैटेगरी क्या थी, पार्ट ए जिसको हम बोलते हैं, पार्ट ए में क्या थे, 9, कितने 9 प्रोविजंस थे ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है। 9 प्रोविजंस कौन से, ब्रिटिश इंडिया। पार्ट बी में थे प्रिंसली स्टेट्स, विद लेजिस्लेचर, उनके लेजिस्लेचर के साथ उनको अडॉप्ट किया। ये कितने थे, ये 5 प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, 5 प्रिंसली स्टेट। वहीं हम पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी में क्या था, जो 5 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट्स थे, जो सेंटर के, वो काउंट हुए। पार्ट डी में काउंट हुआ आइसलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज किसमें डिस्क्राइब है, हमारे फर्स्ट शेड्यूल में। वहीं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। 9 तो प्रिंसली ब्रिटिश प्रोविजंस थे ब्रिटिश इंडिया के, 5 प्रिंसली स्टेट्स थी विद लेजिस्लेचर, 5 वहीं पे सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो स्टेट्स थे वो थे, और वहीं पर आइसलैंड ऑफ अंडमान निकोबार को भी इसमें काउंट करा गया। ये मिलके जो है सब वो बना था यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या बना था वो, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। और आपको इतना मैंने बता दिया कि हमने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, फेडरल पॉलिसी, ठीक है ना। फेडरल पॉलिसी में क्या होता है कि सबको मिला के एक पावर सेंटर में है, ठीक है ना, जिसमें अलग अलग डाइवर्सिटीज के लोग भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उन सबको साथ लेके चलना ये हमारी फेडरल पॉलिसी में था। वहीं हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 में क्या था, एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन एंड स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। क्या था, एडमिशन एंड स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, है ना। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा, हमने बेरुबरी केस में भी देखा था कि नहीं, बेरुबरी केस में अभी पहले क्यों डिस्कस करूं, पहले मैं इसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग बता देती हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है, पार्लियामेंट के पास पावर है ना,
पार्लियामेंट के पास दो पावर है। दो कौन सी पावर है कि वो किसी भी स्टेट को यूनियन में ऐड कर सकती है, किसी भी स्टेट को एडमिट अ न्यू स्टेट, इसमें फर्स्ट है हमारा एडमिट अ न्यू स्टेट इन यूनियन। ठीक है, वो यूनियन में किसी को भी एडमिट कर सकती है, वहीं स्टेट। वहीं दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, किसी भी नई स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है। ये हमारे पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट हैज अ पावर। पावर या ग्रांट्स है। ठीक है, ये हमारे सेकंड में है एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट में, कि एडमिट कर सकते हैं किसी भी न्यू स्टेट को जो बाहर से भी एक्वायर हो रही है उसको भी, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट को भी फॉर्मेट कर सकता है। वहीं मैं आपको एक बात बताऊं, जो सिक्किम था वो हमारा लेटेस्ट एडिशन है ना, बाहर से जो हमने एक्वायर करा। ठीक है, हमारा लेटेस्ट एडिशन क्या है, सिक्किम। और ये कब ऐड हुआ, 34th एंड 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1974 और 1975 के थ्रू। ठीक है, हमारा लेटेस्ट एडिशन है ये, किसका, एडमिट अ न्यू स्टेट इन यूनियन ऑफ स्टेट्स में। अब हमने सिक्किम, अब मैं आपको पता नहीं आप लोगों को पता नहीं पता, बट सिक्किम क्यों आया हमारी कंट्री में, है ना, ये भी एक रीजन है। जब मैंने इस चीज को पढ़ा मैंने कहा यार पता नहीं सिक्किम को क्यों घुसाया होगा इन लोगों ने अपने में, पता नहीं क्या इशू होगा। आप एक चीज देखोगे कि ये जब ब्रिटिश इंडिया था तब भी ये इसका पार्ट ही था एक तरीके से, इंडिपेंडेंस के बाद भी था, लेकिन ये अपना अलग से रूल ऑफ कर रहा था। क्या होता है कि 1950 से लेके 1970s तक वहां पर जो मोनार्क था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चलते हैं, है ना, उसको अबॉलिश करने की कोशिश करी जाती है वहां के पीपल्स के थ्रू। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी फैली हुई थी, बहुत चीजें खराब हो रही थी, बहुत ज्यादा एक्सटर्नल चीजों का थ्रेट भी आप कह सकते हो था, है ना। वहीं पे जो वहां के लोग थे उन्होंने रेफरेंडम जारी करा। किस चीज के लिए रेफरेंडम जारी करा, वोटिंग करी, किस बात के लिए, कि हमें इंडिया के साथ टाई अप होना है और मोनार्क को अबॉलिश करना है, इस चीज के लिए रेफरेंडम हुआ। ठीक है, वहीं पे वहां की जो असेंबली थी, वहां की जो सिक्किम स्टेट कांग्रेस थी ना, उसने भी इंडिया को कहा कि हम आपके साथ टाई अप करना चाहते हैं, हम मर्ज होना चाहते हैं। ठीक है, ये चीजें हुई। ओके, फिर क्या होता है कि इंडिया का भी इसमें एक स्वार्थ था, हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो हिमालयन रीजन था वहां पे, सबसे बड़ी बात तो उसके थ्रू हम बाहरी जो हमारे ऊपर नेबर कंट्री से जो हमें थ्रेट है उससे हम बच रहे थे, एक तरीके से उससे हम बच रहे थे, है ना। वो चीज भी इसमें एक इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था, आप कह सकते हो, इसलिए उन्होंने सिक्किम को अपने में करा। और सिक्किम के पीपल ने मैंने आपको बताया रेफरेंडम जारी करा 1975 में कि हमें इंडिया के साथ मर्ज होना है, मोनार्क को अबॉलिश करा, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा उन लोगों ने। ठीक है, और ये हमारी 22nd स्टेट बनी थी। कौन सी स्टेट बनी थी, 22nd स्टेट बनी थी। ठीक है, वही हम बात करते हैं बेरूबरी केस की। ठीक है, बेरूबरी केस में क्या हुआ, हमने देखा था कि जो जजमेंट आई थी ना, कि हम पार्ट्स को ससीड भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं। देखो
एडमिशन तो नए पार्ट का आर्टिकल 2 में है ही, वहीं पे वो जो दूसरा हिस्सा भी था ना वो भी इसी में काउंट कर दिया गया कि आप अपने पार्ट को दे भी सकते हो किसी के फेवर में, किसी अदर नेशन को। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। बहुत भारी भरकम चीज नहीं है ये, सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं इनके जो मैं आपको बता रही हूं। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड एंड फोर्थ की। फोर्थ में तो कुछ नहीं है, फोर्थ में तो सेकंड और थर्ड को ही कंबाइन करके उसका वो करा हुआ है, ठीक है ना। थर्ड की हम बात कर रहे हैं। थर्ड में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ओके, दूसरा इसमें आप कह सकते हो नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है, ये है हमारा थर्ड। अब ये थर्ड है, वही बात दोबारा आ गई कि पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 368 चीजों को अमेंड करने का और काफी चीजों के पावर्स हैं। वही इसमें भी पार्लियामेंट के पास 3 पासेस थे, पार्लियामेंट के पास 3 पासेस हैं। उन 3 पासेस में क्या है, नंबर 1 में क्या है हमारे पास, नंबर 1 में क्या है, फॉर्म अ स्टेट। स्टेट को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ 2 स्टेट्स, सेपरेशन ऑफ स्टेट्स है ना, किसी भी स्टेट का सेपरेशन कर सकते हैं हम। दूसरा मर्ज 2 और मोर स्टेट्स टुगेदर, हम मर्ज भी कर सकते हैं 2 या 2 से अधिक स्टेट को, जिससे क्या हो जाएगा, नए स्टेट का फॉर्मेशन होगा। वही इसका सेकंड है अल्टर द बाउंड्रीज, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट की बाउंड्री को हम अल्टर कर सकते हैं, हम नहीं सॉरी पार्लियामेंट अल्टर कर सकता है, ठीक है, घटा भी सकता है उसको और बढ़ा भी सकता है। थर्ड, थर्ड क्या होगा, चेंज द नेम, चेंज द नेम। ठीक है, क्या है, तीन उसके पास कि वो सेपरेशन भी कर सकता है स्टेट का। एक स्टेट है जिसको वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जैसे पंजाब को हरियाणा पंजाब में करा था, यूपी को उत्तराखंड और यूपी में 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ना। इस तरीके से वो अल्टर भी कर सकता है, उसकी बॉडी को घटा बढ़ा भी सकता है, ठीक है। चेंज, उसका नाम भी चेंज कर सकता है, जैसे उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल बोलते थे, बाद में उसको उत्तराखंड बोला गया, 2004 में आई थिंक या 6 में उसको उत्तराखंड बोला गया। वहीं पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 ऐसे बिल्स हैं जिनके लिए रिकमेंडेशन चाहिए। किस चीज की चाहिए, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होनी चाहिए किसी भी हाउस में पहुंचने से पहले, उसका पार्लियामेंट में जाने से पहले, या लोकसभा में, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से, लोकसभा और राज्यसभा में से दोनों में से किसी में भी जाने से पहले उसको रिकमेंडेशन चाहिए, किसकी, प्रेसिडेंट की। उन्हीं में से आर्टिकल 3 जो है, अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, या हम सेपरेशन कर रहे हैं, या हम मर्ज कर रहे हैं, या बाउंड्री अल्टर कर रहे हैं, या चेंज कर रहे हैं उसका नाम, तो उसके लिए भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उस बिल को रिकमेंड
करना पड़ेगा किसको, प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड कर रहा है कि हाँ भाई ये चीज करनी है, तो ही वो पार्लियामेंट में जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। अब आपने एक चीज देखी कि वो कैसे जा रहा है, मैं आपको बताती हूँ कि वो बिल कैसे जा रहा है और उसके बाद वो एक्ट कैसे बनता है। अब प्रेसिडेंट जो है हमारे, देयर इज अ प्रेसिडेंट, देयर इज अ प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्य सभा, है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा। जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा उस कंसर्न स्टेट का, उस स्टेट का, मान लो ये कोई भी स्टेट है, एक्स स्टेट है, इसकी जो लेजिस्लेचर होगी ना, इसकी जो लेजिस्लेचर होगी उसके कंसर्न, उसके मतलब उनके कहने पे, उनके पास कराने, क्या होता है कि ये जो है ना पहले अपने हमें ये चीज चेंज करनी है, हमें नाम करना है अपना चेंज, ठीक है, नाम चेंज करना है, तो पहले क्या होगा, इस बिल को वहां के लेजिस्लेचर में, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट करा जाएगा, ठीक है, वहां प्रेजेंट हो गया, उसके बाद वहां से वो पास होता है, पास होने के बाद उसको सेंटर में भेजा जाएगा, पास होने के बाद उसको सेंटर में भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए। वहां अगर अप्रूवल मिलता है तो प्रेसिडेंट जो है वो उसको रिकमेंड करते हैं, बिल को रिकमेंड करते हैं, ठीक है, रिकमेंड करते हैं, उसके बाद वो इनके पास आता है, किनके पास आता है, लोकसभा और राज्यसभा के पास। अब ये दोनों जने उसको सिंपल मेजोरिटी से अगर पास कर देते हैं, सिंपल मेजोरिटी से अगर पास कर देते हैं, ठीक है, अगर ये दोनों उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर देते हैं तो क्या होता है, वो वापस जाता है वो बिल किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, किस चीज के लिए, कंसल्टेशन के लिए जाता है, ठीक है। अब उसने इस पे, प्रेसिडेंट ने उस पर दोबारा गौर फरमाई और वो बिल अगर उनको लगा कि ये हो गया है तो वो क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाता है, और जैसे ही प्रेसिडेंट उसको अप्रूव्ड करता है वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई भी XYZ स्टेट है जिसके लेजिस्लेचर ने अपने पहले अपने वहां के विधानसभा मंडल में उसको पारित करा कि भाई ये चीज है, हम ये चेंजेस करना चाहते हैं, अगर उन्होंने उसको पास कर दिया तो वो सेंटर में भेजते हैं, सेंटर उसको पास करता है, प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट भी करता है, देखिए प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड करेगा किनको, लोकसभा और राज्यसभा को, अगर इन दोनों ने सिंपल मेजोरिटी से उसे पास कर दिया तो उसके बाद वो दोबारा प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, प्रेसिडेंट ने उसको दोबारा कंसल्ट कराया, उसके साथ जो भी चीजें मतलब उन्होंने देखी करा और उसको एग्री हुए वो उसके साथ, देन वो फिर अप्रूवल अगर जैसे ही मिल जाता है तो वो चीज उस स्टेट की, कंसर्न स्टेट की चेंज हो जाती है, चाहे वो नाम हो, चाहे वो उसकी बाउंड्री को अल्टर करना हो, या दो स्टेट्स हैं उनको एक करना हो, वो सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। वो बिल फिर जो है ना वो एक्ट में चेंज हो जाता है, वो बिल क्या बन जाता है, फिर एक एक्ट बन जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, नहीं है तो पीछे करके थोड़ा सा एक बार दोबारा देख लीजिएगा, बट आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 4 की। अब आर्टिकल 4 में पता क्या है, आर्टिकल 4 इज नथिंग, कुछ नहीं है वो। आर्टिकल 4 का मेन मकसद क्या है, जो आर्टिकल 3 में और 2 में जो है, आर्टिकल 3 और 2 में जो है उसमें अब इसमें कहा गया है कि उसके अंदर जो है ना
पार्लियामेंट को ना अब अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट को अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के साथ बिल्स को पास कर सकता है ना। अब कोई हमने एक्वायर करनी है जगह, ठीक है, उसके लिए भी कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, वो एक सिंपल मेजोरिटी पार्लियामेंट की तरफ से आएगी, आप एक्वायर कर सकते हो। आप स्टेट को अल्टर करना चाहते हो, नई स्टेट का फॉर्मेशन करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के थ्रू पार्लियामेंट से सिंपल मेजोरिटी चाहिए हमें। क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए उसके अप्रूवल के लिए, ठीक है। आर्टिकल 2 में जो जो चीजें थी, एडमिशन था, फॉर्मेशन था, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट की। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये से आपको पता है अमेंडमेंट किस आर्टिकल के थ्रू होते थे? अंडर आर्टिकल 368। अब उसकी कोई खासा जरूरत नहीं है, वो री बेरुबरी केस में भी ये चीज वहां पे भी कंफर्म कर दी गई थी कि आप कर सकते हैं पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी का अप्रूवल ले। अब मैं आपको सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ये मैं आपको कल बताऊंगी, है ना। ये हम कल वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से कि ये कौन सी मेजोरिटी है, कौन कौन सी मेजोरिटीज होती हैं, क्योंकि आगे भी ये चाहिए हमें, है ना। काफी आर्टिकल्स आएंगे, उनमें इनका डिस्कशन होगा, तो इससे अच्छा है कि हम इनको पहले क्लियर आउट करते हुए चलें। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। बहुत इजी टॉपिक था और जितना इंफॉर्मेशन मैं अपने थ्रू दे सकती हूँ मैंने दिया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड आई होप यू एंजॉय इट। ओके, तो दोस्तों साथ बनाए रखिएगा अपना। थोड़ा सा प्रोग्रेस में गुड न्यूज ये था कि मैं सोच रही हूँ कि मैं हिस्ट्री को भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर दूं, है ना। जो भी अगर इसको पढ़ के मेरे चैनल में पढ़ रहा है या जो भी है, जैसे भी है, मुझे पता है लोग मल्टीपल चैनल्स पे पढ़ते हैं, ठीक है, बट मैं इतना श्योर कर सकती हूँ कि मैं उनसे थोड़ा डिफरेंट, मेरे पास कंटेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है, उनसे डिफरेंट कंटेंट मिल जाएगा। दिस इज प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड, है ना। तो हम हिस्ट्री इसलिए शुरू कर रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर अपियर कर रहा होगा, या कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए जो भी है, अगर उसका वो पॉइंट वीक है या कुछ भी है तो वो यहाँ से पढ़ सकता है ना। ये चीज हम कर रहे हैं, इसको भी टाइम लगेगा, काफी खासा टाइम लगता है पॉलिटी को कंप्लीट करने में, तो हम करेंगे। और उसके साथ हम हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। उसका सिलेबस में हम क्या क्या करवाने वाले हैं वो वीडियो भी आपको कल मिल जाएगा। उसके बाद परसों वाली जो वीडियोस होंगी उसमें आपको हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास मिलेगी। और हिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे पहले, फिर बाद में पकाऊ सौदा याद करेंगे हम, क्या, एंशियंट मेडाइवल आर्ट एंड कल्चर, हम ये उसके बाद कंटिन्यूसली हम हिस्ट्री को बिल्कुल कंप्लीट करके चलेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक नहीं उठाएंगे, ठीक है। पहले हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, पॉलिटी के बाद मैं सोच रही हूँ कि हम आईआर करें और या गवर्नेंस करें, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक हम सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब मी, शेयर माय चैनल इफ यू वांट। अगर आप चाहते हो शेयर करना किसी और को तो आप कर सकते हो, और सब्सक्राइब भी करना जरूरी है ताकि आपको सबसे पहले पता चल जाए हाँ निशा ने कुछ डाला है। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।